मेरा बाप अपने कंधे पे अपने बड़े बेटे का मुर्दा वजूद लेकर जब घर में दाखिल हुआ तो घर में एक और भयानक मंजर उनका मुंतज़िर था। उनकी वो बेटी जो चीखों पुकार करते हुए सबको जगा चुकी थी और उसकी चीखों पुकार की वजह से सारे उसके इर्द गिर्द जमा थे, अभी वो चीखें ही मार रही थी कि उधर भाई की तरफ मेरा बाप मुतवज्जो हुआ था। अब जब घर में बाप दाखिल हुआ तो बाप ने देखा उसके हाथ पांव मुड़ना शुरू हो चुके थे और उसकी आंखें ऊपर की तरफ हो गई थीं और वो ऐसी आवाज़ें निकाल रही थी जैसे बेटी के अंदर कोई मर्दाना आवाज़ हो, जैसे बेटी के अंदर कोई मर्द बोल रहा हो। और वो मर्द गुस्से में कह रहा था, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, सबको मार दूंगा। वालिद के लिए ये लम्हा क़यामत से कम नहीं था। बीवी जा चुकी थी, बेटा सांप के डसने की वजह से मर चुका था और अभी उसका कफन दफन, अभी उसका दफनाना, सब कुछ करना बाकी था कि बेटी के अंदर हाजिरी हो चुकी थी। उस मुर्दा वजूद को चारपाई पे रख के बाप धाड़े मार के रो रहा था। बेटी को क्या दिलासा देता, बेटी से क्या बातें करता, क्योंकि बेटी तो होशो हवास में नहीं थी। बेटी के वजूद के अंदर ही कोई और था जो मुसलसल कभी हंसता, कभी ज़ोर ज़ोर से चीखें मारता और कभी अपनी उसी आवाज़ में मुसलसल वही फ़िक्रा दोहराता, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, सबको मार दूंगा। बाप धाड़े मार के रोता रहा, हम बच्चे भी सारे रोते रहे, डर गए थे, हम भी रोना शुरू हो गए। हमारे घर में एक कोहराम मचा हुआ था कि हमारी बहन कितनी देर तक इस तरह बोलती रही। उसके हाथ पांव मुड़े हुए थे। थोड़ी देर के बाद वो पीछे की तरफ उसने अपना सर किया, अपनी बिस्तर पे गिरी और बेहोश हो गई। रोते रोते इस घर में सुबह हो चुकी थी। एक बहन जो रात रोते रोते कभी हंसते कभी कुछ करते बेहोश हो गई थी, वो होश में तो आ गई थी, वो जाग रही थी, लेकिन उसकी आंखें खुली हुई थी, लेकिन वो बोल नहीं रही थी, वो बिल्कुल खामोश थी। सारे उससे बात करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन किसी को कोई जवाब नहीं दे रही थी। उसकी आंखें बगैर झपकाए, वो पलकें बगैर झपकाए छत को देखती जा रही थी, बस लेटी हुई थी। इर्द गिर्द के लोगों को बता दिया गया, इर्द गिर्द के लोग मदद करने के लिए आ गए कि अभी कुछ ही दिनों पहले तो एक माँ गई थी, अब फिर एक बेटा चला गया और कैसा हादसा हुआ सब पूछ रहे थे। बाप ने बताया ऐसे ऐसे सांप ने डसा है। और बेटी के बारे में बाप परेशान था। खवातीन भी आई, उन्होंने देखा तो वो यही समझी एक सदमा पहुंचा है एक बहन को। पहले माँ चली गई, अब बेटा चला गया, तो एक बहन को इससे बड़ा सदमा क्या हो सकता है। हाय, बहन सदमे में चली गई। फिर से एक वही उसी घर में किसी को जो दुनिया से रुखसत किया जाता है उसी अमल को दोहराया गया। उसको नहला धुला के कफन पहना के उस जवान बेटे को कब्र के नमाज जनाजा पढ़ के कब्र के हवाले कर दिया गया। लेकिन घर में एक बेटी ऐसी जिसकी आंखें खुली थी, उसको ज़बरदस्ती मुंह में कुछ डाल देते तो वो चबा लेती, कुछ खा लेती, ना वो किसी से बात कर रही थी। हाँ, इतना होश में ज़रूर थी, कभी उठ के बैठ जाती, बात फिर भी ना करती, चलती हुई वॉशरूम तक भी चली जाती, वापस भी आ जाती, लेकिन किसी से बात नहीं करती और फिर आके लेट जाती। इतना ही शायद उनके लिए काफ़ी था कि चलो खुद से चल के बाथरूम तक जाती है, वापस आती है, बोलती नहीं है, अगर कोई खिला दे कम से कम लुकमे को चबा कर निगल तो लेती है, वरना अगर ये लुकमा भी ना खाए तो मर जाएगी। और कई दिनों तक घर में ऐसी ही कंडीशन रही कि वो चुप गुमसुम सी, खामोश सी, ऐसे ही एक बुत सी बनी, खा लेती और लेटी रहती, कुछ भी नहीं करती। ऐसा लगता था जैसा किसी शदीद वो सदमे में चली गई है और उस सदमे से अभी तक बाहर नहीं आ रही। वालिद जो कुछ उसके लिए कर सकता था, जिसके पास डॉक्टर के पास इधर उधर लेके जा सकता था, फिर से कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं हो सका। वहाँ के जो छोटे मोटे डॉक्टर थे उन्होंने यही बताया, बड़े अस्पताल में लेके जाएं, इसके दिमाग को कोई शॉक पहुँचा है, कोई सदमा पहुँचा है जिसकी वजह से ऐसी हालत में है, हम इसका कुछ नहीं कर सकते। पहला ही घर में जो बचा कुचा पैसा था माँ की बीमारी पे लग गया, फिर बेटा चला गया, अब बेटी की ऐसी हालत, हमें तो कुछ किसी को समझ ही नहीं आ रही थी। तकरीबन कोई 2 हफ्ते बाद
फिर से उसी बहन के अंदर हाजिरी हुई। वो जो रोबोट सी थी फिर से उसने कहके लगाए और फिर से उसके अंदर एक मर्दाना सी आवाज़ थी और मर्दाना सी आवाज़ कह रही थी, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, मैं सबको मार डालूंगा, सबको मार डालूंगा। हमारा जो तीसरे नंबर का भाई था ये सबसे हसीनो जमील था। इसका रंग बहुत साफ था, अल्लाह ने इसको बहुत ही गोरा कलर दिया था, इसको जो भी देखता देखता ही रह जाता। ये बहुत हसीनो जमील था। वो घर की ऐसी हालत से वो भी परेशान तो था लेकिन शदीद गुस्से में आ चुका था। ये हुआ क्या है, ये माजरा क्या है, ये क्या हमारे घर को नजर लग गई है, कौन है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं किसी से नहीं डरता, ये कौन है। और जब दूसरे हफ्ते बहन के अंदर हाजिरी हुई तो वही छोटा भाई हमारा जाके उसके आगे खड़ा हो गया, कौन है तू, क्यों तूने मेरी बहन को जकड़ रखा है, क्यों तूने मेरी बहन के वजूद पे कब्जा कर रखा है, मेरे सामने आ, मेरा मुकाबला कर, कौन है तू। लेकिन आगे से वो जो भी था हंसना शुरू हो गया। तू करेगा मुकाबला, तू लड़ेगा, तेरा भी तो नंबर आने वाला है, इंतजार कर, इंतजार कर, तेरा भी नंबर आने वाला है। और उसके बाद कहके लगाने शुरू कर दिया। आवाज एक मर्द की आवाज थी और वो कहके लगा रही थी। बाप मजदूरी ना करता तो क्या करता, वालिद आया, उसको बताया गया कि आज ऐसी आवाज़ें उसने निकाली हैं, ऐसा कुछ कहा है, और भाई को ऐसा वो बोल रही थी, लेकिन आवाज़ इसकी नहीं थी, बोलने वाला कोई मर्द था। बाप फिर से भागा इधर उधर किसी पीर फकीर के पास, जो कुछ कर सकता था, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा। कि वहीं पे एक कपड़े लटकाने के लिए जिस तरह डोरी बांधते हैं, रस्सा बांधते हैं, बहन ने कहा भाई वो रस्सा टूट गया जो पहले लगा हुआ था, कोई रस्सा ला के कपड़े लटकाने के लिए रस्सा तो बांध दो। तो भाई ने कहा मैं बांध देता हूं। वो रस्से के सिरे को लेके, सीढ़ियां तो बनी हुई नहीं थी, दीवारों पे चढ़ के जाता, क्योंकि कच्चे कमरे थे और वो डबल स्टोरी तो नहीं होते मकान, कच्चे से कमरे थे तो उनकी छतों में जाने का रास्ता नहीं था। वो दीवारों पे जैसे कैसे चढ़ के वो कमरे की छत पे चढ़ गया और कमरे की छत पे जाके वो एक रस्से को बांध रहा था कि नीचे बहन जिसने रस्सा बांधने के लिए कहा था वो नीचे खड़ी थी कि उसने देखा उसका भाई ऊपर से उड़ता हुआ नीचे आके गिरा है और कमर के बल ऐसे आके गिरा है, एक जोरदार उसके मुंह से चीख निकली है जिससे एक कड़क की आवाज भी आई है, कमर टूट गई थी उसकी। अभी तो घर में एक कयामत बरपा ही थी कि जिसके अंदर हाजिरी हो रही थी, अब इसकी कमर टूट गई थी। बेचारा बाप की क्या हालत हुई। वो आया, बेटे को लेके गया, पता कराया तो पता लगा कि कमर की हड्डी टूट गई है। अब वो सिर्फ चारपाई पे ही पड़ा रहता था, लेकिन जब वो बेहतर हुआ इस तरह का कि होशो हवास में आ गया, पहले तो वो होश में ही नहीं था, बेहोश हो गया था, कमर की हड्डी उसकी टूटी थी, अब हड्डी तो अभी कुछ नहीं हुआ था, लेकिन इतना कि होश में आ गया। तो उसने बताया कि मैं जब ऊपर छत पे उस रस्सी को बांधने की कोशिश कर रहा था तो सामने एक काला स्याह साया बैठा हुआ था। वो इस तरह का था कि उसके कंधे बहुत चौड़े थे, नीचे से वो बिल्कुल बारीक होता जा रहा था, यानी जैसे कोई बॉडी बिल्डर होते हैं, अपनी बॉडी बनाते हैं कि ऊपर बहुत चौड़ा उनका कंधे हो जाते हैं, उनके शोल्डर बहुत बड़े हो जाते हैं, सीना चौड़ा हो जाता है और अपनी कमर को छोटा कर लेते हैं, इसी अंदाज का है। वो कहता है कि मैंने उसको देखा, वो एक काला स्याह था, उसके शोल्डर बहुत बड़े बड़े चौड़े फैले हुए थे और नीचे से वो बिल्कुल बारीक होता जा रहा था, ऐसा बारीक जैसे उसके नीचे दो टांगे ना हो बल्कि बिल्कुल बारीक धागा सा बन गया हो, नीचे से इतना बारीक जैसे एक आम सांप की मोटाई होती है, इतना ही वो नीचे से बिल्कुल चूंच की तरह मोटा था और ऊपर ऐसे चौड़ा होता ऐसे फैला हुआ था और उसकी जो गर्दन थी वो बहुत बड़ी सी थी, लेकिन उसके ऊपर जो सर था वो बहुत छोटा सा था। वो एकदम से मेरी तरफ आया है और उसने मुझे धक्का दिया है और मैं नीचे गिर गया हूं और उसके बाद उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। बाप तकरीबन पागल होने के करीब हो चुका था, जो कुछ घर के अंदर हो गया था बाप को कुछ भी नहीं समझ आ रहा था कि वहीं पे वो बहन जिसके अंदर हाजिरी होती थी, अब एक घर के अंदर भाई चारपाई पे पड़ा था, सिर्फ दो बहनें बच गई थी छोटी, एक सुगरा और एक और सुगरा से भी छोटी। अब उससे बड़ी जो भाई था वो चारपाई पे पड़ा था, कमर टूट गई थी, और उससे बड़ी जो बहन थी वो बेहोशी की सी हालत में रहती, एक रोबोट सी थी जो किसी से बात नहीं करती थी।
और फिर एक सुबह जब घर वाले सो के उठे तो वो जो चारपाई पे लेटा रहता था, जिसको कमर टूटे हुए कुछ दिन हो गए थे, वो अल्लाह को प्यारा हो गया, जिसने बताया था कि मैंने काले स्याह साए को देखा है जिसने मुझे धक्का दिया है, और वो अल्लाह को प्यारा हो गया है। और उसी रात जब उसको दफना के घर में वालिद पहुंचा उस तीसरे बेटे को, तो उसी रात वो बेटी जो दूसरे नंबर पे थी, जो हर वक्त बेहोश रहती थी, मदहोश रहती थी, जिसके अंदर कोई हाजिरी होती थी, उस रात वो अपने बिस्तर से उठ के बैठी और चलती हुई वालिद के बिस्तर के पास गई। जो आंखें खोले लेटा हुआ था, सोया हुआ नहीं था और तकदीर को सोच रहा था क्या से क्या हो गया, वो जाके उसके बिस्तर के पास खड़ी हो गई और बाप को तकना शुरू हो गई। और जब बाप ने देखा मेरी बेटी उठ के आ गई और मुझे तक रही है, वो डर सा गया पहले और उठ के बैठा, कहा क्या हुआ बेटी, क्या हुआ? तो बेटी कुछ देर अपने बाप को देखती रही और उसके बाद चलती हुई वापस बिस्तर पर जाकर बैठ गई। बाप जो पहले ही चारपाई से उठ के बैठ गया था, वो वहां से उठा, चलता हुआ उसकी चारपाई के करीब गया और उसके साथ जाके बैठ गया और उससे बोला क्या हुआ है? अब तो बचा भी कुछ नहीं, अब तो आंखों से आंसू भी नहीं निकलते, इतने दुख देख चुका हूं और तेरी भी ऐसी हालत है, मैं क्या करूं? दिल करता है मैं खुदकुशी कर लूं, दिल करता है मार लूं अपने आप को, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रही। और वो पास बैठी हुई बेटी पहली दफ़ा बोली, उसकी आंखें उसी तरह खुली हुई थी, पलके झपकाए बगैर वो बोली, अब्बा मैंने उस रात उसको देख लिया था जिसने भाई को डसा था। बाप ने एकदम से मुड़ के बेटी की तरफ देखा, लेकिन भी उसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं, उसका चेहरा बिल्कुल सपाट और बिल्कुल सीरियस सी, आंखें एक तरफ को जो सामने की तरफ आंखें देख रही हैं जैसे रोबोट सी बनी। वो बोल रही है, अब कह रही है अब्बा। बाप उसकी तरफ देख रहा है, वो उसी बेरी के दरख्त के नीचे से उतरा था, ऊपर से उतरा था नीचे। अब्बा मैंने उसे देख लिया था। अब ये बात बेटी को नहीं पता थी, बाप ने बेटे से जो कहानी सुनी थी बेटी को नहीं बताई थी, लेकिन बेटी बता क्या रही है कि जब वो नीचे उतरा अब्बा, तो उसकी 4 टांगें थीं। 2 टांगें ऐसा था जैसे 2 इंसानों के वजूद को काट के जोड़ दिया गया हो, यानी 2 धड़ होते हैं। एक इंसान का नीचे धड़ जो होता है, एक इंसान का धड़ लिया जाए, दूसरे इंसान का भी धड़ लिया जाए और उन दोनों धड़ों को आपस में जोड़ लिया जाए तो कि इंसान खड़ा तो होगा, लेकिन ऊपर भी धड़ होगा टांगों वाला, नीचे भी धड़ होगा टांगों वाला। उसने कहा अब्बा वो ऐसा ही था, जब वो दरख्त से नीचे उतरा है तो वो उसके 2 धड़ जुड़े हुए थे, ऊपर भी टांगें थी, नीचे भी टांगें थी, उसके पूरे जिस्म पे बाल ही बाल और बहुत बड़े बड़े नाखून थे उसके पांव के। उसके जो हाथ थे वो बिल्कुल दरमियान वाले, यानी जहां पे 2 धड़ों को जोड़ दिया गया था, 2 धड़ों को काट के आपस में जोड़ा गया था, जहां पे धड़ जुड़े हुए थे उसी जगह पे ही उसके 2 हाथ थे जिसके बड़े बड़े नाखून थे। अब्बा मैंने उसे नीचे उतरते हुए क्लियर देख लिया था और वो जैसे ही नीचे आया तो मेरे मुंह से मैं चीख मारना चाह रही थी, लेकिन ऐसे लगता था जैसे किसने मेरे वजूद को जकड़ लिया है, मैं चीख तक नहीं मार रही थी। वो सामने आके खड़ा हुआ और उसके बाद वहीं खड़े खड़े मेरी आंखों के सामने उसने एक सांप का रूप धार लिया और मेरी आंखों के सामने उसने सांप का जब रूप धारा है तो मेरा भाई जो चारपाई पे सोया हुआ था वो वहां से उठ गया है और चलता हुआ इस अंदाज में उसके पास गया है जैसे भाई कोई होश व हवास में ना हो, भाई किसी और के कंट्रोल में हो। चलता हुआ उसके पास गया है और उसी सांप ने, अब्बा जो बहुत बड़ा सांप था, जो फन फैलाए बैठा था, आम सांपों के साइज़ का नहीं था, बहुत बड़ा सांप था, उसी ने उसी वक्त भाई के पाँव पे डसा है और मेरी आंखों के सामने भाई मुंह के बल ज़मीन पे गिर गया है। यह आखिरी मंजर था जो मैंने देखा था अब्बा, उसके बाद मुझे याद नहीं, मैंने शायद चीखें मारनी शुरू कर दी थी। और अब्बा वो इसी दरख्त पर रहता है, इसी ही दरख्त पर, इसी बेरी के दरख्त पर उसने आके मुझे बता दिया है अम्मा ने जब कुल्हाड़े से इस दरख्त को काटा था तो अम्मा ने उनके बच्चों को मार दिया था, उसके बच्चों का खून भी निकला था इस दरख्त से।
वो इस दरख्त पे जो खून था वो उसके बच्चों का खून था। अम्मा नहीं जानती थी, अम्मा ने उसके बच्चों को मार दिया था। उसके बाद उसने अम्मा को मारा है। उसके बाद उसने भाई को मारा है। अब्बा वो मुझे भी मार देगा। आप लोग भागना भी चाहोगे वो आपका पीछा करेगा, आपको कहीं भी नहीं छोड़ेगा। आप जहां भी जाओगे वो आपको मार डालेगा। वो बहुत भयानक है, वो बहुत ताकतवर है और इसी बेरी के दरख्त पे रहता है। अब्बा वो सबको मार डालेगा। मैंने उसे देख लिया है। हुलिया नहीं बता रही, बस यही बता रही है, मैंने उसको देख लिया है। वो सबको मार देगा, वो सबको मार देगा। ये कह के वो चुप कर गई। बाप ने फिर बेटी को मुखातिब किया, कौन है वो, कैसे मारेगा, क्या है, मुझे कुछ तो बोलो। वो नहीं बोली। बाप ने जितना बेटी से उगलवाने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की, उसने कोई जवाब नहीं दिया और चुप करके अपने बिस्तर पे लेट गई। और जब सुबह उठे वो मर चुकी थी। क्या हुआ था, उसको हार्ट अटैक हुआ था, क्या हुआ था, किसी को कुछ भी नहीं पता लगा। वो मर गई थी। उस घर में फिर से कोहराम मच गया। और यहां तक कहानी सुनाते सुनाते सुगरा जो रजिया को बैठी कहानी सुना रही थी, रजिया जो गुमसुम हुई थी, उसके 14 तबक रोशन थे। ऐसी भयानक कहानी सुन के वो बोली, फिर क्या हुआ? तो सुगरा बोली, अब उस घर में मैं, मेरी बहन और मेरा बाप रहते हैं। अब उस घर में मेरे अंदर और मेरी बहन के अंदर हाजिरी होती है। स्कूल वालों को सिर्फ इतना पता है कि मेरे अंदर हाजिरी होती है, लेकिन मेरी कहानी के बारे में कोई भी नहीं जानता, सिवाय इतना कि मेरे अंदर हाजिरी होती है। उसके बाद वो दोनों अपने अपने घरों को चल पड़ी। रजिया कहती है, मैंने ये कहानी सुन तो ली, लेकिन कितने दिनों तक मैं खौफजदा रही, मैं हिल गई, मैं डर गई। उससे रोज़ मिलना होता, मैं उस तरह उसके साथ बैठती, बात करती। ये नहीं कि मैं उससे हट गई थी, उसी तरह उससे बात करती, मिलती, लेकिन मैं बहुत उलझ गई थी कि एक दिन टेस्ट था, मेरी टेस्ट की तैयारी अच्छी नहीं थी और मैंने कहा आज मैं छुट्टी कर लेती हूँ, अगर आज टेस्ट दिया तो कल नंबर कम आएंगे और टीचर मारेंगी, तो मैं आज स्कूल ही नहीं जाती। रजिया कहती हैं उस दिन मैं टेस्ट के डर से स्कूल ही नहीं गई और अगले दिन जब मैं स्कूल पहुंची तो पता लगा उसी लड़की सुगरा के अंदर कल स्कूल के अंदर हाजिरी हो गई थी। ऐसी हाजिरी कि उस छोटी सी बच्ची के अंदर इतनी ताकत आ गई थी कि टीचर भी बहुत ज़्यादा डर गई और बच्चे भी बहुत ज़्यादा डर गए थे। उसने कुर्सी को एक हाथ से उठा के इतने ज़ोर से फेंका था कि सारे समझ गए थे कि ये इतनी ताकत एक बच्ची में नहीं हो सकती। इतनी कुर्सी को, मजबूत कुर्सी थी जिस तरह उठा के, और बेंचों को भी उठा उठा के वो यूं फेंकती थी जैसे कोई कागज़ की बनी हुई बेंचें हों। वो इतनी मजबूत बेंचें थीं जिनको 2 लड़कियाँ भी बड़ी मुश्किलों से उठाती थीं, वो एक हाथ से उठा उठा के फेंक रही थी। वो इतने सारे डर गए कि उसके बाप को बुलाया गया स्कूल में कि तुम्हारी बेटी के अंदर हाजिरी आ गई है। रजिया के अंदर इससे पहले भी जो स्कूल में हाजिरी आई थी वो इतनी शदीद नहीं आई थी, वो सिर्फ ऐसी आई थी कि वो बैठे बैठे उसके हाथ पांव मुड़ गए थे, जिसकी वजह से लोग डर गए थे कि इसके अंदर हाजिरी आती है। मुंह से वो कुछ नहीं बोली थी, हाथ पांव सिर्फ उसके मुड़ गए थे और अजीब सी हालत में बैठी हुई थी और थोड़ी देर के बाद ठीक हो गई थी। लेकिन ये हाजिरी इतनी शदीद थी कि पूरा स्कूल डर गया था। उसने उठा उठा के जिस तरह बेंचें फेंकी थी, अगर वो दरख्त भी चाहती तो उस वक्त उखाड़ सकती थी, इतना उसके अंदर ताकत आ गई थी। और जब उसके वालिद को बुलाया गया तो अपने वालिद बेटी को लेके ना सिर्फ गया बल्कि वो आखिरी दिन था उस फैमिली का। उसके बाद वो फैमिली वहाँ से चली गई थी। वो घर खाली करके कहाँ गए थे कोई भी नहीं जानता। वो आखिरी दिन था उस हाजिरी का जो रजिया के अंदर, सुगरा के अंदर हुई, लेकिन वो बहुत भयानक ऐसी हाजिरी थी कि वालिद अपनी बेटी को इस अंदाज में लेके गया कि वो सुगरा और उसकी एक और जो बहन थी वो दोनों को ही लेकर चला गया। तो मैंने अपनी एक क्लास फेलो से पूछा, तुमने उस हाजिरी को देखा था ना? मैंने तो सुन लिया सारा। उसने कहा हाँ। सुगरा चुप करके बैठी हुई थी, लेकिन मुंह से ना उसकी अजीब सी एक आवाज़ें निकल रही थी। तो हम लोग डर गए। हमने कहा टीचर वो देखो अजीब सी आवाज़ें निकाल रही हैं। हम सारे टेस्ट दे रहे थे लाइन में बैठे हुए, तो ऐसी आवाज़ें निकाल रही थी। तो टीचर उसके पास गई और उसको कहती हैं सुगरा क्या कर रही हो यो?
तो जैसे ही उसको टीचर ने उसको कहा क्या कर रही हो, तो उसने सुगरा ने एकदम ऊपर की तरफ देखा है तो उसकी आंखें वाइट हो गई थी। और जैसे ही मैंने पीछे मुड़ के देखा उसकी आवाज़ें, मैंने ही टीचर को कहा था कि ये देखें ये कैसी आवाज़ें निकाल रही है, और मैंने जब देखा तो उसकी आंखें वाइट हो गई थी, मेरे मुंह से चीख निकल गई। और जैसे ही मेरे मुंह से चीख निकली उसके बाद एकदम से उसके हाथ पाँव मुड़ गए, और जैसे उसके हाथ पाँव मुड़ गए तो अजीब सी आवाज़ें निकालना शुरू हो गई और गुस्से में आ गई थी। टीचर समझदार थी, फौरी तौर पर उन्होंने एक बच्चों को भाया, भागो इसके बाप को बुला के लाओ, इसके अंदर हाजिरी आ रही है। और इतनी देर में वो सारा तमाशा कर चुकी थी, कुर्सियाँ उसने फेंक दी, सारे बच्चे डर के उधर चले गए। टीचर भी सहमी हुई थी, सारी डरी हुई थी, और वो बेंचें इस तरह फेंक रही थी कि वो उठा ही नहीं सकती। जितनी वो कमज़ोर सी लड़की थी सुगरा, वो बेंच को वैसे ही नहीं उठा सकती थी, लेकिन वो एक हाथ से उठा के इतने ज़ोर से फेंक रही थी कि दूर दूर जाके गिर रही थी। हम सारे डर गए थे। लेकिन उसके बाद फिर सुगरा, उसकी बहन, उसके बाप का कभी भी किसी को पता नहीं लग सका। और ये कहानी उस वक्त की है, वो कहती हैं जब मैं 5वीं क्लास में थी। अब तो वो खुद शादीशुदा हैं, बच्चों की माँ हैं, बहुत टाइम गुजर चुका है इस कहानी को। लेकिन अगर आप, जिस तरह मैंने शुरू में कहा, अपना नाम बता देती, शहर भी बता देती, इस गांव का भी बता देती, तो मैं कम से कम, आप गांव का या किसका छुपाना चाहती, ठीक है हम फर्जी कर लेते, आपका नाम और कम से कम आप जिस शहर से मैं वो तो बता देता, या आप ये कह देती फर्जी कह लीजिए, बताया ज़रूर करें। जब भी आइंदा कोई कहानी भेजे तो हर दफ़ा, चाहे वो पहली दफ़ा हो, दूसरी दफ़ा हो या 10वीं दफ़ा हो, हर दफ़ा शुरू में अपना तारुफ ज़रूर कराना है। मेरा नाम ये है, मेरे शहर का नाम, ज़िले का नाम ये है, और ये जो कहानी है इसके किरदार रियल बताने हैं या फ़र्जी बताने हैं, ये भी मेंशन करना होता है कि आप फ़र्जी रख लीजिएगा या रियल ही बता दीजिएगा, ताकि मैं उसको नेक्स्ट टाइम फॉलो कर सकूँ।